हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीष सहगल। हमने लास्ट जो आर्टिकल किया था वर्क एनर्जी पावर का, लास्ट लेक्चर में व्हाट वी डिड, हम लोगों ने कंपोनेंट्स लिए फोर्स के कंपोनेंट्स के हिसाब से हमने वर्क एनर्जी को समझा कि किस एंगल पर हम फोर्स लगाएं तो वर्क। अब हमारे पास केसेस आते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या होंगे पॉजिटिव वर्क डन के, नेगेटिव वर्क डन के, और तीसरा केस हमारे पास आता है कि मैक्सिमम वर्क डन कब होगा, मिनिमम वर्क डन क्या होगा और कब होगा। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग द एंगल्स का थिंग, हमको पहले समझना पड़ेगा एक चीज़ को कि यूनिट्स क्या होती हैं वर्क की। अब वर्क की यूनिट देखते हैं। यूनिट एक ऐसी चीज़ है जो कि फिज़िक्स में अगर आपको आती है तो आप न्यूमेरिकल्स आराम से कर सकते हैं। यूनिट तो वर्क डन का फार्मूला है Fs cos थीटा। फोर्स की यूनिट क्या है न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की क्या है मीटर। cos थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, ये एक प्योर नंबर की तरह से वैल्यूज आ जाती है, एक रेशो है। अब न्यूटन मीटर तो कहता है 1 न्यूटन मीटर को वी कैन राइट 1 जूल। इन SI सिस्टम वी राइट इट जूल्स। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। अब एक काम करते हैं कि न्यूटन को भी हम आगे समझते हैं। न्यूटन से आगे भी कैसे लिखा जा सकता है, तो हम लोग कहते हैं कि 1 न्यूटन को हम लिख सकते हैं 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जूल को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मल्टीप्लाइड विद मीटर, तो ये मिल गया मुझको 1 जूल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 जूल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऐसा यूनिट हो गई मेरे पास में वर्क की। फिर आगे चलते हैं, इससे आगे नेक्स्ट आर्टिकल लेते हैं कि हम लोग इसकी यूनिट और कैसे बना सकते हैं। तो कहता है CGS में भी हमारे पास यूनिट आ जाती है। तो CGS में हम कैसे यूनिट निकालते हैं, तो कहते हैं इन CGS सिस्टम वर्क इज मेजर्ड इन अर्ग्स। हम वर्क को किस में मेजर कर लेते हैं, अर्ग्स में। कहता है 1 अर्ग क्या होता है, इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 1 अर्ग हो गया, 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर एक और सवाल निकलता है कि जूल में और अर्ग में रिलेशन क्या होगा। अब जूल और अर्ग का रिलेशन निकालते हैं। जूल और अर्ग का रिलेशन निकालने के लिए हम लोग ऐसे लेते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम को व्हाट आई कैन राइट ग्राम, मीटर स्क्वायर व्हाट आई कैन राइट 100 into 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। What I am getting 1 joule is equal to 10 to the power 7 gram centimeter square per second square. 1 joule is equal to 10 to the power 7 अर्ग्स। ये जूल और अर्ग्स का रिलेशन आ गया। 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग्स। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल लेते हैं। जूल और अर्ग्स का रिलेशन मिला, 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग्स। अनदर यूनिट्स, एक यूनिट का पेयर तो मैंने लिख दिया यहीं पर ही कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग होता है। और क्या रिलेशन निकाला जा सकता है, कहता है एक और, वैसे तो ये इसको हीट के लिए यूज करते हैं बट कैलोरीज कैन ऑल्सो बी यूज्ड। तो 1 कैलोरी क्या होता है, 1 कैलोरी होता है 4.18 जूल। 4.18 जूल, ये जे से दिखाते हैं, जे होता है 4.18 जूल्स पर कैलोरी, और इसको हम कहते हैं जूल्स कांस्टेंट। ये एक कन्वर्टर है, ये एक ऑपरेटर है जिसकी हेल्प से आप जूल्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैलोरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करना होगा, यू हैव टू डिवाइडेड बाय 4.18 और डिवाइडेड बाय
4.2, तो आप जूल्स को कैलोरीज में कन्वर्ट कर पाए। फिर आगे चलते हैं, किलो कैलोरीज क्या होगा। पहले एक काम, कैलोरीज को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो वी कैन राइट 4.2 जूल्स। सिंपली हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब 1 किलो कैलोरी क्या होगा, तो कहता है 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 इंटू 1000 जूल्स, तो इट इज कमिंग 4200 जूल्स। ये 1 किलो कैलोरी हो गया, और 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज। ये एक रिलेशन हो। अब इसके अलावा भी हम वर्क डन के फार्मूला निकाल सकते हैं। हाँ, इन टर्म्स ऑफ पावर भी निकालेंगे, पर पावर समझने के बाद निकालेंगे उसको नेक्स्ट वाले में लेंगे। अभी एक यूनिट और लेते हैं वर्क की। एक्चुअल में यूनिट्स वर्क की और एनर्जी की और किलोवाट आवर वाला पार्ट वो सब सेम आती है। तो एक यूनिट और आती है तो ये एनर्जी की यूनिट, इट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इट सेज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम क्या लिखें, इसकी डेफिनेशन क्या बने, तो कहता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी एक्वायर्ड by an electron when it is accelerated by a potential difference of, कितने potential difference से, 1 volt। तो 1 electron volt is numerically equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joules। ये वैल्यू आती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अच्छा, और आगे कभी कभी 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा जाता है, तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 16 जूल्स। एक सवाल आ सकता है दिमाग में, सर ये वैल्यू कहाँ से आई, तो ये वैल्यू आती है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट फार्मूला नहीं है, फार्मूला हमारे पास वर्क डन का या एनर्जी का फार्मूला QV होता है। वर्क डन का या फिर एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, Q इंटू वी। Q फॉर चार्ज पार्टिकल का चार्ज मल्टीप्लाइड विद पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज से आप मल्टीप्लाई कर लें। अब यहाँ पर हमारे पास चार्ज पार्टिकल कौन था, कहता है फॉर इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या था हमारे पास, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, और वोल्टेज क्या आ रही है, 1 वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, न्यूमेरिकली इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। फिर कहता है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, इंटू 1000 कर देंगे, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, -13। न्यूक्लियर पार्टिकल्स की एनर्जी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एनर्जी, इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। तो ये काम हुआ यूनिट्स का। अब हम यूनिट से भी आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास आता है कि वर्क डन के क्या क्या केसेस हो सकते हैं, वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, वर्क डन नेगेटिव कब होगा, और वर्क डन 0 कब होगा। तो पहला केस है एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन के क्या क्या एग्जांपल्स होंगे, तो पॉजिटिव वर्क डन के एग्जांपल्स क्या क्या हमारे पास आ रहे हैं, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एट एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल समझते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो क्या हो, 90 से कम हो। तो जो एंगल है इट इज लेसर देन 90 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 हो तो वेल एंड गुड, नथिंग लाइक दैट, फिर तो कोई केस की प्रॉब्लम ही नहीं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर सेम हो गई। पहला केस अगर 0 ही है, आपका अप्लाइड फोर्स और आपका डिस्प्लेसमेंट ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। Fs cos 0 हो जाएगा भाई, cos 0 क्या होता है, 1 होता है। ये तो सिंपलेस्ट केस हो गया वर्क डन का। फिर दूसरा केस आता है कि अगर एंगल, कोई एंगल है, मान लो थीटा आपके पास 60 डिग्री है, 90 से कम ले लिया, एक एग्जांपल ले लिया, तो वर्क डन क्या होगा, Fs cos 60। cos 60 क्या होता है, हाफ 1/2। वर्क डन कितना हो गया, Fs अपॉन 2, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय 2। इनके बीच का एंगल कितना आ रहा है,
60 और 60 का क्या मतलब हो गया आपके पास में, आप किसी एंगल पर, जैसे आप किसी बैग को खींच रहे हैं, किसी एंगल पर खींचते हुए चल रहे हैं, उस केस में क्या होता है, फोर्स आपका ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपका हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल आ रहा है, दैट एंगल इज कमिंग व्हाट, दैट एंगल इज कमिंग 60 डिग्री। आगे चलते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो वर्क डन। तो इसका मतलब एक एग्जाम्पल, इसमें एक फार्मूला और बता दूं, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वर्क डन क्या होगा, मान लिया एक ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर है एंड इट इज फॉलिंग डाउन, इसका मास m है, ग्रेविटी g है, ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है, फोर्स क्या आएगा, mg। तो कहता है वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या आएगा, I will write it mg into h और into cos 0, ये mg h। इसी का अपोजिट भी बता दूं, वैसे तो ये बाद में बताना था लेकिन यही बता दूं, when object is taken up, आप ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रहे हैं और किसी हाइट तक लेकर के जा रहे हैं, कितनी हाइट तक ले जा रहे हैं, h तक। यहां आप वर्क कर रहे हैं तो वर्क डन बाय यू विल बी पॉजिटिव, बट वर्क डन बाय ग्रेविटी इन दिस केस विल बी नेगेटिव बिकॉज द वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, मैं नेक्स्ट आर्टिकल में लेने वाला हूँ इसी को, कि वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा उस केस में, इस केस में व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउन, तो उस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज टेकन अप, आप किसी हाइट पर लेकर के गए, तो उस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो वर्क डन लेते हैं। जीरो वर्क डन के बहुत क्वेश्चंस बनते हैं हमारे यहाँ कि एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो वर्क डन क्या होगा। तो जीरो वर्क डन का केस देखें, कहता है व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एट राइट एंगल्स, कहता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे लग रहा है। इसका एक टिपिकल एग्जांपल है, अ कुली कैरिंग सम लगेज ऑन हिज हेड। फोर्स कहाँ लगाता है, वो ऊपर को लगाता है। डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, उसका हॉरिजॉन्टल हो रहा है। वर्टिकल फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, वर्क डन क्या आ जाएगा, कहता है वर्क डन आ जाएगा हमारे पास में F इंटू एस इंटू कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या आती है, 0। ये एक एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी का तो हो गया, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर वर्क डन बाय प्लैनेट्स। प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं सन के आसपास, प्लैनेट का मोशन ऐसे है, फोर्स ऐसे। अब देखें भाई, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90। वर्क डन क्या होगा यहाँ पर, एफ एस कॉस 90। यहाँ भी वर्क डन क्या हो जाएगा, जी। सेम केस है वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फोर्स इनवर्ड होगा, मोशन ऐसे होगी। सेम केस बिल्कुल निकल करके आता है कि न्यूक्लियस के आसपास ये न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, न्यूक्लियर फोर्स ऐसे लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड लग रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 है। वर्क डन क्या आएगा, एफ एस कॉस 90, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90, कॉस 90 0। एक्चुअल में होता क्या है कि ये वाला फोर्स मोशन में वर्क कर ही नहीं रहा है, मोशन में पार्ट मतलब उस मोशन के लिए ये वाला फोर्स लग ही नहीं रहा। अगर मैं कुली वाला केस ले रहा हूँ तो कुली को फिर हम पे क्यों कर रहे हैं, वाई इज ही पेड, ही इज पेड फॉर स्पेंडिंग हिज एनर्जी, ही इज डूइंग वर्क, हिज डिफरेंट मसल्स आर डूइंग डिफरेंट वर्क। पर कैरी करने वाला जो फोर्स है, इस वाले फोर्स से क्या वर्क होगा, कहता है इस वाले फोर्स से वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 आएगा। बाकी की बात नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।